तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए समतापी तथा रुदोष्म दशाओं में आदर्श गैस परिवर्तन के साथ W, Q, डेल H और डेल U का परिकलन, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने ना। तो कैलकुलेशन ऑफ W, Q, डेल H एंड डेल U हम इससे पहले पढ़ चुके थे। समतापी दशाओं में प्रसार यानी एक्सपांशन अंडर थर्मल कंडीशन, ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन। और इस लेक्चर में अब हम पढ़ रहे हैं एक्सपांशन अंडर एडियाबैटिक कंडीशन यानी रुदोष्म दशाओं में प्रसार। अब एडियाबैटिक कंडीशन को आप अच्छे से जानते हो। व्हाट इज रुदोष्म? एडियाबैटिक किसे कहेंगे? तो सीधी सी भाषा में यदि एक लाइन में मैं कहूं कि हीट का या उष्मा का जहां पर आदान प्रदान नहीं हो, यानी कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो। तो यदि हम कहें कि भैया उष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ है तो Q हमारी उष्मा हो गई यानी हीट हो गई। तो जब वहां पर Q का एक्सचेंज ही नहीं होगा मतलब Q क्या हो गया? जीरो। क्लियर है ना? अब हम चलते हैं उष्मा गतिकी के प्रथम नियम की तरफ। प्रथम नियम आप लोग जानते हो, डेल U इक्वल टू Q माइनस W। ये हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। अब अभी हमने यहां पर क्या कह दिया कि हमारे पास में Q जीरो हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं कि डेल U इक्वल टू जीरो माइनस W लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लिखोगे? तो यहां पर लिख सकते हो कि सर W इक्वल टू माइनस डेल, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब उष्मा गतिकी के प्रथम नियम यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात होगी, तो यदि एडियाबैटिक कंडीशन है यानी रुदोष्म दशा है तो W जो होगा वो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा वो माइनस में जाएगा, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक होगा। क्लियर है बात? आपको समझ में आई? ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा में वहां पर जो चेंजेस हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप एक लाइन लिख सकते हो चाहो तो यहां पर क्या कि रुदोष्म दशाओं में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक होता है किए गए कार्य के बराबर। क्लियर है? तो किया गया कार्य क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का ऋणात्मक मान होता है। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। आ रहा समझ में? किया गया कार्य यानी W और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? ऋणात्मक होगा, यानी कि नेगेटिव हो जाता है। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पर किसका कैलकुलेशन हो गया? डेल U का। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ Q एंड W। तो अगली घटी है Q और W का परिकलन। इसके आगे चलेंगे Q और W का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ Q एंड W, Q और W को निकालना। अब हम वापस आ रहे उष्मा गतिकी के प्रथम नियम की तरफ। क्या नियम है उसी को मैं वापस लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो Q इक्वल टू डेल U प्लस W, क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम है, इसको मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाला था, यहाँ पर चेंज वाला, परिवर्तन वाला था। इस डेल का मतलब परिवर्तन और इस डी का मतलब डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो इसको अवकलन वाले टर्म में हमने लिख दिया। अब थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा? Q इक्वल टू जीरो, तो आप क्या लिखोगे? सर जीरो इक्वल टू du प्लस W, लिख सकते ना ऐसा? Q W को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? हमने कहा यहाँ पर Q इक्वल टू du प्लस W और जीरो इक्वल टू du प्लस W, ठीक है। जीरो कहाँ से लिया? तो हमने जीरो यहाँ से लिया। चला लिखो आगे इसको कैसे लिख सकते हो? लिखो, कैसे लिखोगे? du इक्वल टू माइनस W लिख सकते हैं? लिख सकते हो, लिख लो। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि W किसके इक्वल होता है? PdV के। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने कहा, तो लिख सकते हैं आगे। हम लोग जानते हैं कि
कि W इक्वल टू PdV होता है। W इक्वल टू क्या होता है? PdV। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर W की वैल्यू रख सकते हैं, तो रख दो du इक्वल टू माइनस PdV। ठीक है, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक, तो इसके आगे लिखो। ठीक, अब चलते हैं आदर्श गैस के लिए। इसके बाद आदर्श गैस के लिए क्या होगा? आइडियल गैस के लिए Cv की बात करते हैं। Cv हमने पढ़ा था, तो लिखो Cv बराबर du बाय dt एट कांस्टेंट V। ये आदर्श गैस के लिए पढ़ा। अब इसको ओपन कर दो और ओपन ब्रैकेट को क्या लिख सकते हैं? du इक्वल टू Cv dt लिख सकते हैं क्या? लिख दो Cv dt। चाहे तो नंबर दे सकते हो, इसको 1 नंबर दो, याद रखकर इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो, इसको 4 नंबर। क्या कर सकते हैं? यहां से तो समझ में आया हो आपको? क्या रहा आया समझ में? समीकरण 3 और 4 से तो लिखो समीकरण 3 और 4 से फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th क्या लिख सकते हो? क्या ये V तो हाँ V कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा है यहाँ पर। अब देखो क्या लिखोगे इस इक्वेशन में? Cv dt इक्वल टू माइनस PdV लिख लो इतना। यानी कि Cv dt इक्वल टू माइनस W लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? तो लिख सकते हैं, तो Cv dt इक्वल टू माइनस W लिखा जा सकता है। ठीक, इसको नया नाम दे दो इक्वेशन को। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। आगे चलो, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन में यहां पर लिमिट लगा सकते हैं, और लिमिट लगेगी किसकी? वॉल्यूम और टेम्परेचर की लिमिट लगेगी। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, आगे चलो। मैं लिख रहा हूं W इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना कुल मिलाकर, तो W इक्वल टू आप लिखना इंटीग्रेशन ऑफ, तो हम लोगों ने कहा W किसके इक्वल है? PdV के इक्वल। du किसके इक्वल है? माइनस PdV, ठीक है। और Cv dt किसके इक्वल है? माइनस PdV के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं? W PdV के इक्वल तो है ही से, तो W इक्वल टू लिमिट किसकी लगाएंगे यहाँ पर? PdV। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? वॉल्यूम का हो रहा, तो वॉल्यूम का हो रहा, तो लिमिट भी किसकी लगेगी? वॉल्यूम की। तो V1 से V2 वॉल्यूम की लिमिट लगा। आगे चलते हैं, और ये किसके बराबर है? अभी हमने लिखा Cv dt के बराबर है, तो इंटीग्रेशन करो माइनस, वापस लिमिट किसकी लगेगी? अब यहां पर लिख रहा हूं मैं Cv dt। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है यहाँ पर? टेम्परेचर। देखो यहाँ पर वॉल्यूम का होगा, तो लिमिट लगी V1 V2 की। यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो लिमिट लगेगी T1 और T2 की। क्लियर? तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आगे? W इक्वल टू लिखो माइनस Cv T2 माइनस T1 माइनस Cv T2 माइनस T1, या W इक्वल टू Cv
T1 माइनस T2 कैसा भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, साइन गायब कर दिया बस लिखो। यानी कि W इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप लोग? CV डेल T लिख सकते हैं ना? तो ये W निकल कर आ गया आपका। तो Q तो 0 हो गया हमारा, W भी निकल गया। अब अगली हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ डेल H। कैलकुलेशन ऑफ डेल H, अगली हेडिंग हटा दो इसको। अगली हेडिंग डेल H का परिकलन। डेल H का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ डेल H। एंथैल्पी इक्वेशन लिखो वापस जो कल लिखी थी, इससे पहले वाले लेक्चर में थी H इक्वल टू U प्लस PV। हटा दो इसको। H इक्वल टू U प्लस PV, चेंज कर दो इसको जो कल लिखा था। डेल H इक्वल टू परिवर्तन का इक्वेशन, डेल H इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V। इससे पहले वाले लेक्चर में एक और चीज लिखी थी, क्या लिखा था? डेल H इक्वल टू डेल U प्लस डेल N RT था क्या? लिख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग वापस CV की। CV इक्वल टू क्या लिखा था थोड़ी देर पहले? du बाय ये लिखा था क्या? बस अंतर इतना सा, वहां पे V लिख रखा था। लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी चलेगा। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होगा? du इक्वल टू CV dt, बिल्कुल लिख दो। यहां पर आपको कुछ दिख रहा है? अब आप बोलोगे सर ये तो अलग अलग है, एक डिफरेंशिएशन वाला है और एक चेंज वाला है। तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन में ले जाओ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, तो उसको डिफरेंशिएशन में ले जाओ। या फिर एक काम करो, इस इक्वेशन को आप ये वाली जो इक्वेशन इसको लिख सकते हो। देखो कैसे लिखते हैं मैं बता दूं। ये इक्वेशन आ डेल H, ठीक है, इक्वल डी प्लस, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं किया मैंने, डेल को तो ऐसा कैसे रख दिया, इस डेल का मैंने क्या कर दिया यहां पर डिफरेंशिएशन ले लिया। अब ये जो डेल NRT हमने लिखा था, कहां से लिखा था? तो आपको याद है PV इक्वल टू RT से, PV इक्वल टू NRT से लिखा था। ठीक है, यदि मैं कुछ देर के लिए ऐसा मान लेता हूं कि n बराबर 1 है, तो आप क्या लिखोगे? PV इक्वल टू RT, ये लिखोगे ना। तो मैंने यहां पर लिख दिया ऐसा कैसा, प्लस RT। PV से क्या रख दिया? यहां क्या है? यहां क्या है? PV से क्या रख सकता हूं? RT रख दिया। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब हम ये कर सकते हैं कि यहां पर इसको परिवर्तन के रूप में ले सकते हैं। तो मैं इसके आगे डेल साइन लगा सकता हूं, और आप कहोगे कि सर R तो गैस कांस्टेंट है, इसलिए इसका चेंज नहीं होगा, यानी कि परिवर्तन नहीं होगा। इसमें होगा क्या? नहीं होगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि सर डेल H इक्वल टू du प्लस R डेल T लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना? अब आपको यहाँ पर du दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी du दिखाई दे रहा है, तो CV d2 को उठाकर यहाँ रख दो, रखो। क्या लिखूं मैं? डेल H इक्वल टू, एक सेकंड थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर ही देते हैं हम लोग, ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। CV प्लस R क्या है मैं बताता हूँ पहले। CP माइनस CV बराबर क्या होता है?
पढ़ा ना, हीट कैपेसिटी में, ऊष्माधारिता में। तो देखो मैं बता रहा हूं आपको क्या होगा, यहां ला रहा हूं समझ में आ जाएगा। यहां तो मैंने रखा CVDT, आप मत रखोगे ना, प्लस R। इस जो चेंज हो रहा है इसको भी मैं डिफरेंशिएशन वाली टर्म में ले जाऊं, तो कुछ तकलीफ तो नहीं है? नहीं है कोई तकलीफ। अब तकलीफ नहीं होगी तो क्या होगा? तकलीफ नहीं होगी तो क्या होगा? मेरे को बताओ, फिर बताता हूँ। क्या dt को कॉमन ले सकते हैं क्या? प्लस है तो कॉमन तो आएगा नहीं आपको, तो फिर क्या होगा? क्या करें बोलो, आप बताओ क्या करें, मेरे को बताओ फिर बताओ। या फिर एक काम करें, रुको, ये तो लिखा नहीं ना, नहीं लिखा? चलो मैं बताता हूँ, यहीं से मैं चेंज करके इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? CV इक्वल टू du बाय dt एट कांस्टेंट v। कुछ नहीं किया मैंने, इन डिफरेंशिएशन के प्लेस पर चेंज का सिंबल रखा और कुछ नहीं किया। ठीक, अब यहां पे मैं दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि CV इक्वल टू, इस इक्वेशन को आगे लेके जा रहा हूं मैं ना, यहां पर मैं डेल दे रहा हूं, तो CV इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, सॉरी du इक्वल टू CV dt लिख सकता हूं। लिख दे। अब आपके पास एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन है, क्या लिखोगे? डेल H इक्वल टू CV डेल T प्लस R डेल T। कोई परेशानी नहीं, लिख लो। लिखो, अब आगे क्या होगा देखना। डेल H इक्वल टू आया कुछ समझ में? है ना, बड़ा सरल सा। ये हम लोग जानते हैं, CP माइनस CV बराबर CV प्लस R इक्वल टू, CV प्लस R यहाँ पर है क्या, ये रहा, इसको सोल्व किया तो ये आया, आ गया। इसकी जगह क्या रख दिया, बाकी पूरा ऐसा कैसा उतार दिया। आया समझ में? बस एक छोटी सी इक्वेशन में बताइए, उसको खत्म करते हैं यहाँ से। क्या निकल गया? डेल H। अब किसका कैलकुलेशन करना है? डेल U का। तो डेल U का परिकलन, अगली हेडिंग Q निकल गया, W निकल गया, डेल H निकल गया और आगे हम डेल U के पास में। चलो डेल U को निकालो। अब क्या लिखेंगे वापस? CV बराबर du बाय dt एट कांस्टेंट v। बार बार इसी को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लो। हम लिखेंगे n मोल गैस के लिए, तो अभी जो थोड़ी देर पहले लिखा था इसको du बाय dt एट कांस्टेंट CV भी लिख सकते हैं और v भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी लिखो, ये भी लिखो, कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये इसमें क्या कर रखा हमने, आयतन को स्थिर कर रखा और यहाँ पर आयतन को हटा रखा। ठीक है, अब होगा क्या? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि du इक्वल टू n CV dt लिखा जा सकता है? अरे n मोल गैस के लिए n हटा दो। अब कोई परेशानी नहीं। अरे इसको और हटा देता हूं मैं,
लिखा ये रहा, बस du इक्वल टू cv dt। अब परिवर्तन किसका कर रहे हैं, आंतरिक ऊर्जा का, तो du इक्वल टू cv dt लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बस इतना सही तो लिखना है, खत्म है क्वेश्चन। तो हमने एक्सपांशन अंडर एडियाबेटिक कंडीशन यानी रुद्धोष्म दशाओं में प्रसार के लिए W, Q, डेल H और डेल U का कैलकुलेशन कर लिया, यानी उसका परिकलन हमने यहां पर कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद जो एक और लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सपांशन अंडर, ये था हमारा कौन सी कंडीशन में, एडियाबेटिक कंडीशन में। अब बात करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस, वो लास्ट हमारा डेरिवेशन रहेगा। वो जो वो पोर्शन पढ़ रहे थे ना हम लोग, उसका थर्ड टॉपिक रहेगा। तो हमारा जो हेडिंग थी वो क्या था, उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए समतापी तथा रुद्धोष्म दशाओं में आदर्श गैस के प्रसार के लिए W, Q, डेल U तथा डेल H का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ W, Q, डेल H और डेल U फॉर द एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैसेस अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये पढ़ रहे थे ना, उसका दूसरी टॉपिक आ चुका है। तीसरा अगले लेक्चर में इसको हम लोग देखते हैं।